मैं हूं कमर ज़मान खान। कल से पाकिस्तान की सड़कों पे वही मंजर चल रहा है जिसकी एक लंबे अरसे से तैयारी की जा रही थी। ये अनारकी जो कराची से पेशावर तक और स्वात तक फैली हुई है, आखिर ये क्या रंग दिखाएगी? क्या रियासत के अंदर रियासत की जो कश्मकश है, जो सरकश अनासर की मदद से आज बर्पा की जा रही है, वो कामयाबी से हमकिनार होगी? तो फिर ये पाकिस्तान का मंजरनामा कैसे होगा? ये इमरान खान का तहरीक इंसाफ प्रोजेक्ट, जिसे हाइब्रिड प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये अपने फ्रस्ट्रेशन के इस आलम में कहाँ तक जाएगा? क्या इन हालात में ये जो कुछ कर रहे हैं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी? और अगर ऐसे किया जाता है तो फिर क्या हालात पैदा होंगे? क्या रियासत को इस तरीके से चलाया जा सकता है? और रियासत के इस एक नया तजर्बा जिसको तमाम तर ताकत से परवान चढ़ाया गया था, उसकी नाकामी क्या असबाब वजह करती है? हम देखते हैं कि इमरान खान तारीख के उस तजाद का शिकार हुआ है जो किसी भी सरमायादाराना रियासत में कोई अजब बात नहीं है। इमरान खान को एक दयानतदारी का सिंबल बना के पेश किया गया था, जिसको स्क्रिप्ट दिया गया था कि वो तमाम मद्दे मुकाबल जितने सियासी पार्टियां और जो रहनुमा हैं उनको चोर डाकू करके यहाँ पे उनका इमेज खराब करके अपने लिए जगह बनाई। और वो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए उसको जो खुफिया ताकतें थी, जो उस वक्त के आईएसआई के सरबराहान थे मुख्तलिफ और फौजी सरबराहान थे, उन्होंने तमाम तर कुमक के साथ परवान चढ़ाया। उसकी बेपनाह माली एहनत की गई, उसके लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए। प्रोपेगेंडा की ऐसी बेनज़ीर मिसाल, प्रोपेगेंडा की ऐसी मिसाल पाकिस्तान में कम से कम कहीं नहीं नजर आती, जिसको इमरान खान की मदद के लिए वजह किया गया। और उसमें जो अहम तरीकाकार था कि अपने मुखालफिन की करदार कुशी की जाए, उन्हें गालियां दी जाए, उन पे तोहमत लगाई जाए और उन सच्चे झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए उनकी जो सियासी करैक्टर असैसिनेशन है उसको ऐसी नहे तक पहुंचा दिया जाए कि एक अवामी फिजा पैदा हो जाए, या एक ऐसी नफरत पैदा हो जाए, एक ऐसी बेजारी पैदा हो जाए कि लोग इन लोगों का नाम सुनना भी पसंद ना करें। और किसी हद तक इसमें इमरान खान को, उसकी टीम को और उसके एयानतकारों को इसमें कामयाबी हासिल हुई। 2011 से जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, उस प्रोजेक्ट को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए सारे पापड़ भी ले गए। उसके लिए इलेक्टेबल्स को इस पार्टी में शामिल कराया गया, वही इलेक्टेबल जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, मुस्लिम लीगों में थे और मुख्तलिफ फौजी जो हुक्मरान थे, जो काबजीन थे, पिछले वक्तों में उनके साथ वो मददगार के तौर पे काम करते थे, वही कुम्मेक फिर इमरान खान को फराहम की गई। नई हल्का बंदियाँ की गई, उन हल्कों को इस तरीके से बनाया गया कि इमरान खान को मदद मिल सके, इलेक्टेबल्स को मदद मिल सके जिनको जताना मकसूद था। और पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ की गई, पीपल्स पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ की गई, और फिर सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को गिराने के लिए उस पर वो इल्ज़ामात लगाए गए जिनको आज भी शक की निगाहों से देखा जाता है कि ये इस तरीके से ये फैसला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरमायादारी निज़ाम के जितने भी नुमाइंदगान हैं, खा वो सियासतदान हैं, खा वो रियासती हुक्काम हैं, या वो मीडिया पे विराजमान हैं,
या और दीगर एस्टेब्लिशमेंट के जो दोनों धड़े हैं उनमें से कोई हिस्सा है, इनको आप इस निज़ाम के अंदर इसकी तमाम तर खराफात के साथ ही देखेंगे। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो मालियाती सरमाए के हसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि यहाँ पे कोई देरादार मौजूद है, वो खा किसी पार्टी का है या वो सिविलियन है या गैर सिविलियन है, वो कोई जिस हिस्से में भी काम कर रहा है। ये सारी दौलत जो इनके पास है अरबों खरबों रुपए, वो यकीनी तौर पे करप्शन के जरिए हासिल की गई है। तो ये इल्ज़ाम लगाना तो आसान काम था, लेकिन जो तारीख ने इमरान खान से इंतकाम लिया कि आज वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जेल की सलाखों के पीछे भी इन्हीं इल्ज़ामात के तहत है। जो अल कदर ट्रस्ट नामी एक जो स्कैंडल है जिसमें बरतानवी हुकूमत की तरफ से बैरिया टाउन के मलिक रियाज ने जो पैसे भेजे थे वो फिर पैसे वापस वहाँ से जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए, जिसको कहा जाता है कि वो 60 अरब रुपए की खतीर रकम है। और वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फिर हुकूमत ने अपने खजाने में जमा करने की बजाय वापस मलिक रियाज को दे दी है। और उसके बदले में मलिक रियाज ने फिर ये जो अब अल कदर ट्रस्ट था और अल कदर यूनिवर्सिटी थी जो रूहानी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की गई थी, उसके लिए ज़मीन दी और उसके अलावा भी ज़मीन दी जो बरह रास्त इमरान खान, उसकी बीवी और उनके जो फ्रंट वुमेन और दीगर लोग थे उनके नामों पे वो उनकी रजिस्ट्री हुई। तो इस केस में जो एलिगेशन है कि ऐसी कोई मनी ट्रेल नहीं है जो इमरान खान ने पैसे दिए हों और उसके बदले में इसको ज़मीन मिली हो। ये रिश्वत में ज़मीन मिली उसको और वो रिश्वत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इवज़ उसे दी गई। तो ये एक ट्रेजेडी है कि या शायद ये मज़ाक़ खेज़ बात है कि वो बंदा जो सबको चोर डाकू करार देता था वो उस पर भी यही इल्ज़ामात इस वक्त हैं। और दूसरी बात जो देखने को मिलती है कि इमरान खान ने चोर डाकू की गर्दान के साथ ही पूरे पाकिस्तान में जो पकड़ दकड़ की, उसने मुस्लिम लीग के किसी नुमाया लीडर को नहीं छोड़ा, उनको जेलों में डाला, पीपल्स पार्टी के लीडरों को जेल में डाला और जो भी उसका मुखालफ था, जो भी उसके खिलाफ कोई बात करता था, उसको ऐलान करके पकड़ा और जेल में डाला और फिर भूल गया। वो साल तक 9 महीने तक वो जेलों में सड़ते रहे। लेकिन ऐसा हैजान कहीं पे बर्पा नहीं हुआ जैसा ये हैजान अभी कल से पाकिस्तान की सड़कों पे बर्पा करने की कोशिश की गई है। तो इससे अंदाजा ये भी होता है कि ये कोई ख़ास कैफियत है जो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, जिसमें पिछले लंबे अरसे से तल्लुकात ख़राब होते गए इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसमें उसको जो हुकूमत दिलवाई गई थी उसको वाक ओवर दिया गया था, जालसाजी करके हुकूमत दिलवाई गई थी, उसको जाली वोट दिलवा के हुकूमत दिलवाई गई थी और फिर लोग तोड़ के इधर उधर से, और पार्टियां जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा वफादार होती हैं या उनकी साथ चलने पे मजबूर रहती हैं, उनको इमरान खान की हुकूमत में शामिल करके 3.5 साल उससे हुकूमत करवाई गई। और 3.5 साल पहले दिन से ही नाकामियों के 3.5 साल थे, जिसमें किसी एक शोबे में मईशत हो या समाजी मैदान हो या सियासी इस्तेहकाम हो या कोई शोबा है ज़िंदगी हो जिसमें कोई नुमाया कामयाबी इमरान खान हासिल नहीं कर सका। और फिर उसको वही IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत के तहत यहाँ पे महंगाई की एक भरमार हुई और वो एक अरसे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उसकी हुकूमत थी उसको अवामी नफरत और बेजारी का सामना करना पड़ा। तो ये तो एक वाक़या है। और ये कैफियत हमेशा सरमायादारी निज़ाम के तहत और पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें बनती हैं, पिछली सारी हुकूमतें वो इसी किस्म की नाकामियों का शिकार हुई। लेकिन इमरान खान जो एक अरसे में उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें कोई पॉलिसी
बनाने और उस पर अमल करने के लिए 5 साल की हुकूमत तो बहुत नाकाफी होती है। तो इसके लिए उसने बरमला कहा कि 10-15 साल की हुकूमत चाहिए। और फिर वो अगर कहीं सऊदी अरब में गया तो उसने कहा कि ये तो बादशाहत है, वो जो भी फैसला करते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। ईरान गया तो ईरान की मुलायत की जो एक लंबे अरसे से कब्जा है हुकूमत पे, जो उसने बड़ा मुतासर किया कि वो खामेनेई की तरह वो भी एक इधर रूहानी पेशवा बन जाए और फिर उसको कोई पूछने वाला ना हो। और चीन में गया तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की उसने वारदात उसको बड़ी पसंद आई कि जनाब ये तो एक लंबे अरसे से इक़्तिदार पे है और इसके इक़्तिदार को ज़वाल नहीं है। तो वो भी ये चाहता था कि यहाँ भी एक ऐसा ही निज़ाम कायम हो जाए जिसमें फिर उसको कोई पूछने वाला ना हो और उसकी कोई लिमिट ना हो उसके इक़्तिदार की। और फिर ये कहा जाता है कि वो मंसूबा जिस पे अमल दरामद करना शुरू किया जनरल फैज़ की मदद से और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कि उसके लिए एक नए इलेक्शन में एक 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए और फिर आयन में तब्दीली की जाए, फिर सदारती तर्ज हुकूमत कायम किया जाए और फिर उसकी मौजें लग जाएं। लेकिन ये फिर एक ख्वाब था, क्योंकि नीचे हकायक ये थे कि रियासत के लिए माशी मसाइल बढ़ते जा रहे थे और रियासत उन बुनियादों पे नहीं चल पा रही थी, उस हुक्मरानी में नहीं चल पा रही थी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी और बहरान बढ़ते जा रहे थे जो उन्होंने इमरान खान के लिए जिस किस्म की मैदान खुला छोड़ा था, वो खुले मैदान में भी वो नाकामियों का सामना करना पड़ा उनसे। और फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े को फिर अपना थूका हुआ एक तरह से चाटना पड़ा कि वो जो लोग नाअहल करार दिए गए थे, जिनको जेलों में डाला गया था, जिनको मुस्तरद कर दिया गया था, जिनको चोर डाकू कहा गया था, उनकी मदद से ही फिर इससे गुलू खलासी हासिल की गई और यहाँ पे एक तहरीक अदम एतमाद हुई बकौल इमरान खान के। उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद करवाई नहीं, लेकिन वो रोक तो सकते थे और ना रोक पाने पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था और ये फ्रस्ट्रेशन हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती गई। उसने बड़ी कोशिश की यहाँ पे लॉन्ग मार्च करने की, लॉन्ग मार्च नंबर 1, 2 जितने भी किए। लोग जो सियासत से तंग हैं, जिन्होंने पिछले 40, 50, 60, 70 सालों में यहाँ पे नाकाम हुकूमतें देखी और तमाम दावों के बाद एक ही नतीजा देखा, वो इस काल पे उन्होंने कान नहीं धरे और वो सोशल मीडिया पे जो टूल्स थे, जो रोबोट थे और जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए हुए थे जिससे ट्वीट्स होती थी, ट्रेंड्स बनते थे, जो हवाई फायरिंग हो रही थी, वो ज़मीन पे कहीं हमें नज़र नहीं आई।